हेलो गाइस और वेलकम टू 5G प्लस एजुटेक। 5G प्लस एजुटेक में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कांस्टेबल के जो भी 2017 में एग्ज़ाम हुए थे, लगभग 54 के आसपास पेपर हुए थे। डेली 2 शिफ्ट चलती थी उस टाइम पे। तो ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है आपका 28 सितंबर का, जो कि 2017 में एग्ज़ाम हुए थे। और अभी कांस्टेबल का पहले एग्ज़ाम 6 मार्च को था, फिर पोस्टपोन करके 6 अप्रैल कर दिया था। अभी उसको वापस पोस्टपोन कर दिया और अभी कोई स्पेसिफाई डेट नहीं बताई है कि कब होगा एग्ज़ाम। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तो आज हम लोग सिर्फ मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो भी 28 सितंबर को आए थे। जैसे मैं आपको बता दूं ये कि पेपर का पैटर्न कुछ हिसाब से कि फर्स्ट सेक्शन आता है 40 मार्क्स का, जिसमें लगभग 20 मार्क्स के आसपास रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद सेकंड सेक्शन 30 मार्क्स का आता है, जिसमें पूरे 30 ही मार्क्स के मैथ और रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन रहते हैं। और लास्ट सेक्शन आता है आपका 30 मार्क्स का, जो साइंस प्लस मैथ रहता है। पर एक्चुअली उसमें लगभग कभी कभी 15 की साइंस आ जाती है, कभी 15 की मैथ। मिनिमम 15 की मैथ तो आती है आपकी, लेकिन कभी कभी 20 की मैथ भी आ जाती है और 10 की साइंस दे देता है वो। तो इस हिसाब से आपके 20 प्लस 30 प्लस 15 मतलब कि 65 टू 70 मार्क्स के आपके मैथ और रीजनिंग का वेटेज है इसमें। तो आज लोग हम वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ देखिए। मैंने यहाँ पे आपके पूरे क्वेश्चन स्किप कर दिए हैं, जो भी जनरल नॉलेज के थे या फिर साइंस के थे। यहाँ पे सिर्फ मैथ और रीजनिंग की बात होगी। और मेरा नाम हर्ष सिंह सोलंकी है। ठीक है, अब जैसे कि पहला क्वेश्चन है, यदि 3 निष्पक्ष सिक्कों को उछाला जाता है तो सभी का पृष्ठ टेल्स होने की प्रायिकता याद करना। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको जहाँ जहाँ जरूरत होगी वो कॉन्सेप्ट ही बताता चलूंगा। देखिए, कभी भी जितने भी सिक्कों को आप उछालेंगे ना एक साथ, सिक्कों को या फिर डाइस को, जिसको भी आप उछालेंगे, तो उसमें क्या होगा, जितनी उसकी पावर है उसकी एन कर देना है। मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए आप 3 सिक्के उछाल रहे हैं, सिक्के में क्या होता है, सिर्फ 2 चीजें होती हैं, तो हेड होगा या फिर टेल होगा। तो कितने मतलब चीजें आ सकती है, एक तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। टोटल कितने आ सकते हैं, 2। अब मान लीजिए एक सिक्का उछालेंगे तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, मतलब कि टोटल 2 ही अपने वो आ सकते हैं उसके परिणाम या फिर रिजल्ट। अगर 2 सिक्के आप उछालेंगे तो 2 की पावर 2 मतलब कि 4 आ सकते हैं। अगर आप 3 सिक्के उछाल रहे हैं एक साथ तो 2 की पावर 3 हो जाएगी, मतलब कि 8। इसी तरीके से चलते रहेंगे। और ऐसे जब बात आएगी डाइस की, तो डाइस में क्या होते हैं, 1 to 6 होते हैं आपके नंबर टोटल। तो टोटल कितने नंबर होते हैं, 6। तो अगर आप देखिए, जो अगर आप एक पासे को एक साथ उछालेंगे तो उसमें टोटल कितने आ सकते हैं परिणाम, 6 की पावर 1 मतलब कि 6। 2 पासों को एक साथ उछालेंगे 6 की पावर 2 मतलब कि कितने आ सकते हैं, 36। ऐसे या 6 की पावर 3, 3 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे आपके कितने आ सकते हैं, 216। ऐसे कर करके आपका सिर्फ पावर लगाना है। ठीक है, तो ये तो आपको टोटल परिणाम निकालने का हो गया। उसके बाद प्रायिकता क्या होती है, आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है किसी भी चीज़ की, आपकी प्रोबेबिलिटी होती है नी, नीचे आता है आपका जितने भी मतलब आपके टोटल रिजल्ट हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है तो टोटल क्या होगा, नीचे जितने भी टोटल रिजल्ट हैं या जितनी भी चीज़ें पॉसिबल है, कितने नंबर जितने भी टोटल आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप 3 सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हैं, तो मैंने अभी बताया था 2 की पावर 3 हो जाएगा। और 2 की पावर 3 क्या होता है आपका, 2 की पावर 3 होता है 8। तो टोटल परिणाम कितने हो गए अपने, टोटल परिणाम अपने हो गए 8। उसके बाद ऊपर आता है जिस चीज़ के बारे में आपको निकालना है, परसेंटेज की तरह ही है प्रोबेबिलिटी। अगर आप मतलब उससे रिलेट करें तो, कि परसेंटेज में क्या होता है, जिस चीज़ के रिस्पेक्ट में आपको निकालना रहता है वो नीचे आता है, और जिस चीज़ के बारे में आपको निकालना रहता है वो ऊपर आता है। तो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे नीचे हमेशा टोटल आएगा और ऊपर जिस चीज़ का आपको निकालना है। अब देखिए, अब वो क्या बोल रहा है, यदि 3 निष्पक्ष को उछाला जाता है तो सभी का पृष्ठ टेल्स होने की प्रायिकता क्या है जी। देखिए, अब सभी सिक्कों का आप उछालेंगे तो सिर्फ ऐसा एक ही बार हो सकता है जब तीनों में टेल आए। इसमें भी टेल आए, इसमें भी टेल आए, इसमें भी टेल आए, तीनों में एक साथ टेल आए। तो ऐसी प्रायिकता कितनी होगी, तीनों सिक्कों में टेल आना तो सिर्फ एक ही बार पॉसिबल है। आप 3 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो सिर्फ एक ही बार तीनों में टेल आ सकता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ऊपर अपने फेवरेबल इवेंट्स कितने आ जाएंगे, 1। तो 1/8 आपकी प्रायिकता हो जाएगी। इसी क्वेश्चन का आंसर 1/8 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि महीने का 5वां दिन शुक्रवार है, देखिए महीने का 5वां दिन कौन सा है, 5वां दिन अगर आपका है फ्राइडे,
तो निम्नलिखित में कौन सा महीने की 10वीं तारीख से 7वां दिन होगा? मतलब वो आपसे कितने का पूछ रहा है? 17वां दिन पूछ रहा है इनडायरेक्टली। 10वीं तारीख से 7वां दिन मतलब कि 17 दिन। तो आपको 17वां दिन निकालना है। देखिए 5 को फ्राइडे, उसके बाद अगले 7 दिन बाद फिर फ्राइडे आएगा, मतलब 12 को फिर फ्राइडे आएगा, और 12 में आप 5 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। इसी प्रकार आप फ्राइडे में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? फ्राइडे में 5 जोड़ेंगे तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे। इसीलिए आपका इजीली आंसर हो जाएगा वेनसडे। ठीक है। देखिए एमपी कांस्टेबल में बहुत इनफ टाइम मिलता है आपको, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है, जिनमें से आपके 30 से 40 क्वेश्चन तो जीके के ही आते हैं, जीके और साइंस का मतलब टोटल जीएस के। तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा उन्हें करने में, और आपका बहुत इनफ टाइम बचेगा। इसलिए आप बेसिक से भी करेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा। अगर आपका मैथ बहुत कमजोर है, आपको ट्रिक वगैरह मतलब ट्रिक तो तभी याद होगी जब बेसिक समझ में आएगा। ज़्यादा आप प्रैक्टिस करने में मन नहीं लगता है, पढ़ने में मन लगता है, तो अभी बेसिक तरीके सीख लीजिए, उससे भी आपका काम चल जाएगा आराम से। आप आराम से 65 में से 60 मार्क्स आराम से अचीव कर सकते हो। कौन सी संख्या पीछे से लिखने से 2803 लिखी जाएगी? देखिए ऑप्शन चेक भी कर सकते हैं, बाकी आपको सिंपल सा पता है कि 2803 का मतलब क्या होता है। ये 2803 है, तो इसको मैं उल्टा लिख देता हूँ, 3082। ये ऑप्शन डायरेक्ट मैच कर लीजिए टाइम वेस्ट करने की जगह। तो यही 3082 इसका आंसर हो जाएगा। हम्म इफ इंस्टीमेट को NIITMAT लिखा जाता है तो मास्टर को किस तरीके से लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये आपका देखिए 2 बार टी है, तो ये जो टी है MATE, जो लास्ट वाला है वो आपका कौन से नंबर पे आ रहा है? सेकंड लास्ट में आ रहा है। लास्ट वाला सेकंड लास्ट में आ रहा है। इसी प्रकार आर कौन से नंबर पे आ जाएगा? सेकंड लास्ट में। तो ये आर यहाँ से सेकंड लास्ट में आ जाएगा। देखिए ऐसा एक ही ऑप्शन है इसीलिए। अच्छा एक ये भी ऑप्शन है इसमें और ये भी ऑप्शन है, इन दोनों को हमें चेक करना है। उसके बाद क्या हो रहा है देखिए, उसके बाद जो टी है वो भी एक उधर खसक जा रहा है, मतलब टी भी सेकंड लास्ट में खसक जा रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या है ई, तो ई भी उधर खसकेगा। ये जो या फिर आप ये देख सकते हैं, देखिए आई और एन एक्सचेंज हो रहे हैं आपस में, एन आई हो रहा है। इसी प्रकार जो एम ए है वो ए एम हो जाएगा। तो ए एम से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो आपका ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। इस इस टाइप की वैरायटी में 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आते हैं उनका सीक्वेंस चेंज कर देता है, एक कुछ प्लस कर देता है, एक कुछ माइनस कर देता है, तो ये आपको थोड़ा सा कैच करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर सेंड को WTPE लिखा जाता है तो मोर को किस टाइप से लिखा? देखिए यहाँ पे एस एस कितना हो रहा है आपका, डब्ल्यू कितना प्लस हो रहा है, TUV मतलब आपका +3 हो रहा है। तो इस ठीक है, ए है, ए में डी हो रहा है, मतलब ए में भी +3 हो रहा है। पी है, पी में भी आपका एन है, सॉरी एन है, एन में आपका NOP +2 ही हो रहा है। ठीक है, इसमें +2 हो रहा है। और डी में क्या हो रहा है, सिर्फ आपका +1 हो रहा है। और इसमें आपका +4 हो रहा है, सॉरी इसमें आपका +4 हो रहा है, मतलब पहले अक्षर में +4, दूसरे में +3, दूसरे तीसरे में +2 और लास्ट वाले में +1। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए एम के बाद क्या आता है। M +4 करेंगे तो एम के बाद NOPQ, तो पहला मेरा हो जाएगा पहला मेरा अक्षर आ जाएगा Q। दूसरा O के बाद +3 करेंगे तो P OPQ R। M के बाद NOPQ और O के बाद OPQR +3 करेंगे तो R हो जाएगा। T पे +2 करेंगे तो PQR, R में +2 करेंगे तो PQRST हो जाएगा। और E में +1 करेंगे तो F हो जाएगा। QRTF एक ही ऑप्शन में डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
यदि केमल को DCPIQ लिखा जाता है, देखिए C में +1 हो रहा है तो D बन रहा है, A में +2 हो रहा है तो C बन रहा है, M में +3 हो रहा है तो P बन रहा है, E में +4 हो रहा है तो I बन रहा है, L में +5 हो रहा है तो Q बन रहा है। तो यहाँ से भी आप ऐसे ही कर देंगे, डन की D में +1 करेंगे तो E आ जाएगा। वैसे सीक्वेंस भी याद होना चाहिए आपको, कौन से अक्षर में कौन सा रहता है। O का 15 होता है, 17वें नंबर पे कौन सा आ जाएगा, Q। N होता है आपका 14, 14 में आप +3 करेंगे तो 16 आ जाएगा, इसीलिए वो भी 16 पे क्या होता है, Q। 17 आ जाएगा, +3 करेंगे तो N के बाद OPQ। के आप के में आप +4 करेंगे, आपका क्या आ जाएगा, O। E में +5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, E 5 होता है, 10वें नंबर पे J आता है, सबको पता होगा, E जो T। और Y में +6 करेंगे तो मतलब 26 और 5, 26 5 31, 31 मतलब 5वां, तो 5वें नंबर पे आपका कौन सा होता है, E। तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा। वैसे भी आपको पता ही होगा, EJOTY से EJOT बोलते हैं, जिसमें कि आपका 5, ये 10, ये 15, ये 20 और ये 25 होता है। इसके रेफरेंस में आप आगे के नंबर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यदि पीपल को PLOPEE लिखा जाता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लास्ट वाला तो सेम ही है। देखिए जो E है वो तो लास्ट में ही है, इसी प्रकार से जैसे D है तो D लास्ट में होना चाहिए, तो डायरेक्ट एक ही आंसर होगा। D लास्ट में है तो लास्ट में ही होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन से, बाकी चेक ही नहीं करना है। अब देखिए ये कुछ लोग हैं, ये एक तो मैं आपको यहाँ पे तो मुझे आपको डायग्राम से ही बताना पड़ेगा, लेकिन जो मैं इनको मतलब सॉल्व करने का जो तरीका फॉलो करता हूँ वो मेरा एक 50 एंड 100 वाला कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपको बताऊंगा। उसमें आपको कोई डायग्राम वायग्राम बनाने की जरूरत नहीं रहेगी, और इसमें कभी गलत नहीं होता है। डायग्राम में तो फिर भी बहुत सारी बार गलत हो जाते हैं क्वेश्चन, बाकी फिर भी चलिए। अब यहाँ पे तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता नहीं सकता, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा कॉन्सेप्ट बताने में ही, वो अपने आप पे एक टॉपिक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको डायग्राम से ही बता देता हूँ। देखिए सभी मैम ने खरगोश है, तो जो सभी मेमने, उसके ऊपर खरगोश आएगा, क्योंकि सभी मेमने को कवर करेगा कौन, खरगोश। और कुछ साइकिल मेमने नहीं है। अब देखिए कुछ साइकिल मेमने नहीं है, अब कुछ साइकिल मेमने नहीं है तो ये तो हो सकता है एक पॉसिबिलिटी, कुछ साइकिल यहाँ पे मेमने नहीं है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये तो रहेगा ही, ये भी रहेगा, हो सकता है वो वाला यहाँ पे आ जाए, कुछ साइकिल मेमने ना। और तीसरी पॉसिबिलिटी आपकी ये भी हो सकती है, ये है, ये के आ गया, खरगोश आ गया, और कुछ मेमने नहीं है तो कुछ तो हो सकते हैं ना। तो इसी चक्कर में आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस। अब देखिए आप जो डायग्राम तीनों में सेटिस्फाई करना चाहिए तभी वो सही होगा, वरना कोई सा सही नहीं होगा। वो पूछ रहा है क्या सभी साइकिल खरगोश हैं। देखिए किसी डायग्राम से आपको दिख रहा है कि सभी साइकिल खरगोश हो, इसमें तो थोड़ा सा है, इसमें तो बिल्कुल ही नहीं है, और इसमें भी थोड़ा सा ही है। तो ये वाला पहला वाला तो वैसे ही गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। दूसरा क्या है, कुछ साइकिल खरगोश है। देखिए यहाँ पे तो है, लेकिन आप, मैंने पहले ही बोला था कि आपको 3 पॉसिबिलिटी बनाना पड़ेगा डायग्राम के हिसाब से। 50 और 100 कॉन्सेप्ट में ऐसा कोई पॉसिबिलिटी का नाटक नहीं रहता है, तो मैं आपको वो वक्त आने पर जरूर पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, कुछ साइकिल खरगोश है। देखिए यहाँ पे तो है, पर यहाँ पे तो नहीं है ना, और यहाँ पर भी है, लेकिन मैंने बोला तीनों में सेटिस्फाई करना चाहिए, इसीलिए क्या होगा, नहीं। तो ना नीदर वन नोर टू, ना तो पहला फॉलो करता है ना दूसरा फॉलो करता है, इसीलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। सभी कपड़े घर हैं, जो सभी कपड़े हैं वो क्या है आपका, घर है। सभी कपड़े बेटे हैं, सॉरी, सभी कपड़े जो है आपका बेटे हैं, घर को बेटे कर दीजिए। सभी कपड़े बेटे हैं और कुछ कागज कपड़े हैं। अब कुछ कागज कपड़े हैं तो कागज तो अंदर है, तो उसको कवर करते हुए मैंने क्या बना दिया, कुछ कागज। एक सेकंड रुकिए, ज्यादा ही छोटा डायग्राम। देखिए सभी कपड़े, सभी कपड़े क्या हैं आपके, सभी कपड़े बेटे हैं और कुछ कागज कपड़े हैं। तो जो कुछ कागज हैं इनको मैंने कपड़े बना दिए।
और यहाँ पे तो एक ही पॉसिबिलिटी है, दूसरी कुछ बनने की है ही नहीं है। देखिए अब आपके निष्कर्ष देख लीजिए। क्या सभी कागज बेटे हैं? देखिए भाई साहब, सभी कागज क्या बेटे हैं? नहीं है। यहाँ पे अलग ही डायग्राम में समझ में आ रहा है कि ये जो इतने वाले हिस्से हैं वो कपड़े, सभी कागज बेटे हैं? सभी कागज तो बेटे हैं ही नहीं है, कुछ ही कागज बेटे हैं और कुछ बेटे कागज है। तो जो आपके कुछ बेटे हैं वो तो कागज, देखिए ये वाला जो पोर्शन है वो तो कुछ बेटे तो कागज है ही ना, इसीलिए आपका सेकंड फॉलो हो जाएगा। फर्स्ट तो ही नहीं रहा है, देखिए यहाँ अलग ही समझ में आ रहा है, सभी कागज बेटे हैं तो सभी तो ही नहीं है, कुछ कागज तो उससे सर्कल से बाहर है ना। ये श्लोक 3 नंबर का मिनिमम आता है ये, तो इससे आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इसमें कोई गलत होने के चांस भी नहीं रहते, बहुत कम है। अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो 50-100 वाला कॉन्सेप्ट आप सीख लेंगे तो बेसिक गलत होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ही ना के बराबर हो जाएगी। और बाकी डायग्राम में तो फिर भी 2-3 डायग्राम बनाना पड़ता है, तो कभी कभी कुछ भूल जाते हैं अपन। बाकी इससे भी गलत नहीं होगा, इस लेवल में कॉन्स्टेंट लेवल में बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। सभी बोतल लोहा है, सभी बोतल ये लोहा है, तो बोतल लोहे लोहे के अंदर आ जाएगी। सभी बोतल लोहा है और कुछ बोतल कागज है, तो ये कुछ बोतल जो है वो भाई सब क्या है? कागज है। अब कुछ रहा कुछ लोहा कागज है, सही बात है, जो कुछ लोहा है वो कागज है, ये वाला पोर्शन, तो ये वाला तो सही है। उसके बाद पूछ रहा है कुछ कागज लोहा है, कुछ लोहा कागज है, कुछ लोहा भी कागज है, जो कुछ लोहा है वो कागज है ये वाला पोर्शन, और कुछ कागज लोहा है तो वो भी सेम बोला ये वाला ही पोर्शन है, तो दोनों ही फॉलो कर रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल है। अब है कुछ कलम रबड़ है, कुछ कलम रबड़ है और कुछ कलम बेटियां हैं, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये बन जाएगा। दूसरा पॉसिबिलिटी में आपको एक और पॉसिबिलिटी बनाना ही पड़ेगा कि ये तो मेरा कलम हो गया, ये मेरा रबड़ हो गया, हो सकता है वो दोनों को कंबाइन करके बेटियां आ रहा हो। ठीक है, अब देखिए कुछ बेटियां रबड़ है, तो कुछ बेटियां रबड़ यहाँ पे नहीं है लेकिन यहाँ पे है, लेकिन मैंने बोला है दोनों को, जब भी आप डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे एक नाटक रहेगा, दोनों को ही फॉलो करना चाहिए वरना गलत हो जाएगा, तो ये वाला तो वैसे ही गलत है। उसके बाद क्या है आपका, सभी कलम रबड़ है, तो देखिए सभी कलम रबड़ ना तो यहाँ है ना है, तो ये तो वैसे ही गलत होगा, इसीलिए दोनों नो वन फॉलो, नीदर वन नोर टू फॉलो, या कोई दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंक्ति में शेखर पीछे से 9वें स्थान पर है, अरुण आगे से 8वां है। देखिए एक लाइन, एक पंक्ति है, एक पंक्ति में शेखर पीछे से नवे शेखर पीछे से 9वां, मान लीजिए ये लाइन चल रही है, पीछे से शेखर कौन से नंबर पे? शेखर पीछे से 9th नंबर पे और अरुण आगे से 8वां है, तो अरुण मान लीजिए यहाँ से 8वां, ये अभी पॉसिबिलिटी है, अभी पता लगेगा अपन ने सही माना है कि नहीं माना है। तो अरुण मान लिया अपन ने यहाँ से आगे से 8वां, मतलब इसके बाद एक जना और कोई भी होगा। ठीक है, तो पंक्ति में निखिल दोनों के बीच बीच में खड़ा हुआ है, भाई साहब निखिल दोनों के बीच में खड़ा हुआ है, तो अगर निखिल दोनों के बीच में खड़ा हुआ है तो निखिल कहीं ना कहीं, देखिए दोनों के बीच में खड़ा होने का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए, मतलब सम होना चाहिए, और लोग क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। मतलब इनके बीच में अगर 5 लोग हैं तभी तो कोई बीच में आ पाएगा, मतलब जो तीसरे नंबर पे होगा दोनों तरफ से बीच में आ जाएगा। या फिर इन दोनों के बीच में लड़कों की संख्या क्या होना चाहिए? बिल्कुल विषम संख्या होना चाहिए, जैसे एक लड़का है तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा, 3 है तो भी कोई ना कोई बीच में आ जाएगा, 5 है तो भी कोई ना कोई बीच में आ जाएगा। और लेकिन डिस्टेंस क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए, जैसे मान ली यहाँ से यहाँ तक अगर बीच में एक लड़का है तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो गई? 1, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो गई? 1, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 2। मतलब डिस्टेंस हमेशा सम होना चाहिए, और जो नंबर ऑफ पीपल है बीच में, जो नंबर ऑफ पर्सन है बीच में, वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, मतलब सम संख्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए। दोनों के बीच में एक बेटा है तो एक हो गया विषम, उस मतलब डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव वो होना चाहिए, इवन होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। अब देखिए एक पंक्ति में शेखर पीछे से 9वां है, तो ये तो मैंने बना ही दिया अपने अंदाजे, शेखर पीछे से 9वां है ये। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 8 है, लेकिन मैंने तो अभी बोला है कि अगर बीच की डिस्टेंस 8 है मतलब इनके बीच की डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है? 1 से लेके 8, हाँ बिल्कुल 8 ही डिस्टेंस है और 8 ही चाहिए अपन को। तो निम्नलिखित
निखिल दोनों के बीचों बीच में खड़ा है। अब निखिल दोनों के बीचों बीच में खड़ा है और अपन को बताना क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, न्यूनतम लोग बताना है। अगर आपको न्यूनतम लोग बताना है तो इनके बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए, है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस होगी। नहीं तो ऐसे तो फिर अगर ये 90 पे या 80 पे और बीच में आपको बनाना है तो फिर तो बहुत ज्यादा लोग हो जाएंगे। इसलिए आपको मैक्सिमम डिस्टेंस होगी तब न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या अगर मतलब न्यूनतम लाइन लाना है कि कम से कम लोगों की वो बने लाइन, तो उसमें बीच में मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग डाल दीजिए। तो बीच में मैक्सिमम में कितने लोग डाल सकता हूँ, 8 लोग डाल सकता हूँ क्या? 8 लोग तो डाल दूंगा तो फिर तो वैसे ही नहीं बन पाएगा ना, क्योंकि 8 लोग डाल दूंगा तो कोई बीच में आ ही नहीं पाएगा। तो मुझे यहाँ पे बीच में कितने लोग डालना पड़ेंगे, 7। तो देखिए अगर मैंने बीच में यहाँ 7 लोग डाले तभी कोई इधर से तीसरा आएगा, इधर से तीसरा, तब जाके कोई बीच में होगा। तो 7 इन दोनों के बीच में, एक खुद है ये 8, एक खुद है ये 9 और एक पहले से ही आगे था, तो टोटल कितने हो गए आपके 10। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। कभी भी याद रखिए, देखिए बीच में अगर आपको एक लाइन है और आपको मैक्सिमम मतलब एक लंबी दोनों के बीच में कितनी मैक्सिमम कितने लोग आ सकते हैं जिससे कि ये लाइन मतलब लोगों की संख्या मैक्सिमम हो जाए, कितने बीच में, एक तो मैक्सिमम तो हम कितने ही लोग ला सकते हैं अगर उसने कोई स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। और वो बोल दे कि न्यूनतम लाइन होना चाहिए ये, तो बीच में कितने लोग आ सकते हैं, तो बीच में जितने ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाएंगे उसकी उतनी ही छोटी ये लाइन बनेगी। तो उससे ओवरलेप जितना ज्यादा होगा ना उतने ही नंबर ऑफ पर्सन मतलब लिमिटेड होंगे या न्यूनतम होंगे। तो ये चीज का बिल्कुल वैसे ध्यान रखिएगा। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं भाई साहब। अब ये देखिए, एक खास भाषा में फ्रूट इज गुड को क्या लिखा जाता है, जम कार्ज बेटा। ये तो बहुत ही सिंपल है, आप इसमें कॉमन छाट लीजिए। फ्रूट इज गुड को क्या लिखा जाता है, कार जम कार्ज बेटा, ईट गुड फूड। अब देखिए यहाँ पे इधर क्या कॉमन है, गुड, और इधर क्या कॉमन है, गुड। और इन दोनों में क्या कॉमन, इसमें क्या कॉमन है, इसमें देखिए कार्ज कॉमन है और इधर भी कार्ज कॉमन है। तो यहाँ से सिंपल सा पता लग गया कि गुड का जो कोड है वो क्या है, कार्ज, ठीक है। उसके बाद दूसरे और जिसमें भी कॉमन दिख रहा है बस कॉमन छांट लीजिए आप। उसके बाद ट्री इज टॉल, ट्री इज टॉल। अब ट्री ये टॉल किधर भी दिख रहा है क्या आपको, इज तो दिख रहा है, देखिए यहाँ पे इज भी है। तो यहाँ पे जो इज है और यहाँ पे भी इज है, और इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे इसमें भी बीटा है और इसमें भी बीटा है। तो इसलिए इज का कोड क्या होगा आपका, बीटा। अब पहली लाइन में इज और गुड का कोड मुझे पता लग गया, तो इज और गुड का कोड मुझे पता लग गया तो मैं ये फ्रूट का कोड तो ऑटोमेटिक निकाल जाता हूँ। फ्रूट का कोड क्या बचा हुआ है, जैम, जेड ए जे एच एम। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ कॉमन छांट लीजिए, दो में कॉमन लेके अक्षरों को काटते जाइए, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। सबसे सिंपल है, अगर ये आ जाए तो ये फ्री का नंबर देके जाएगा। 31 विद्यार्थी कक्षा में मनोज और सचिन ने शीर्ष से क्रमशः 7वां और 11वां स्थान प्राप्त किया। यदि दोनों के नीचे से दिया जाए तो देखिए ऊपर से जो रैंक रहती है और नीचे से जो रैंक रहती है, अपर रैंक रहती है और प्लस जो लोअर रैंक रहती है, वो किसी पर्सन में से उसमें से अगर 1 माइनस कर देते हैं तो आपकी टोटल नंबर ऑफ पीपल निकल जाते हैं, नंबर ऑफ पर्सन निकल जाते हैं। अब देखिए, ठीक है, इसकी कक्षा में याद रखिएगा, ऊपर से किसी की रैंक जो है और नीचे से किसी की रैंक जो है सेम पर्सन की, उन दोनों को जोड़ेंगे और उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकल जाते हैं, टोटल स्टूडेंट जो भी लाइन है वो निकल जाती है। अब यहाँ पे क्या है, मनोज और सचिन ने मनोज और सचिन ने क्रमशः 7वां और 11वां स्थान प्राप्त किया। अब मनोज ऊपर से कितना है, यू मतलब अपर या टॉप भी लिख सकते हैं, ठीक है। मनोज ऊपर से 7वां है, ठीक है। तो मनोज में ऊपर से मैंने यहाँ पे रख दिया 7वां, मतलब 7 प्लस एल लेफ्ट मान लो या डी से डाउन भी मान सकते हैं, जो भी मानना। लोअर एल से मैंने लोअर मान लिया, नीचे से उसकी क्या संख्या -1 इक्वल टू टोटल पर्सन आएंगे जो मुझे दिया हुआ है, 7 में से 1 जाएगा, 6 बचेगा, 6 उधर चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो एल बराबर 31 में 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 25। और 25 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन से, इसीलिए ये वाला ही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी में 25 ही नहीं है तो दूसरा चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको। याद रखिए, किसी की जो टोटल अगर आपको निकालना है, किसी की टॉप से रैंक प्लस बॉटम से रैंक, उसमें से 1 घटा देते हैं तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता लग जाते हैं। अब ये सब आपके जीके के क्वेश्चन होंगे जो मैंने आपके स्किप कर दिए।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलवान? ठीक है, ये शायद गलती से एक क्वेश्चन रह गया। 49 विद्यार्थी कक्षा में नितिन ने 18वां स्थान प्राप्त किया। कक्षा में 18वां स्थान ऊपर से प्राप्त किया। देखिए ये सेम ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं यहाँ पे, एक ही जैसा कॉन्सेप्ट दो जगह यूज हो गया। अब उसने ऊपर से 18वां किया तो ऊपर वाला 18वां नीचे से मुझे निकालना है, -1 कर दूंगा, इक्वल टू टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे। अब 18 में से एक गया, 17 बचा, 17 उतर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 49 में से आपका 17 जाएगा, कितना बचेगा 32। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बिल्कुल सेम मिक्स हो गया। भारत का प्रथम विभाजन संग्रहालय अमृतसर में, ये भी आपका जीके का क्वेश्चन है। पता नहीं ये वाले मैंने पूरे, एक जो आपकी पीडीएफ बनाई थी उसमें पूरे क्वेश्चन हटा दिए थे, पर पता नहीं कैसे ये वापिस आ गए। ठीक है, लेकिन अपन को तो मैथ रीजनिंग से मतलब है, तो मैं आपको करता हूँ इसे। मैं इसकी आपको पूरी पीडीएफ भी दे दूंगा, एमपी कांस्टेबल के जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं। लुप्त संख्या चुनना है इसमें, है ना। देखिए 2 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाए, इनमें सबसे अच्छा तरीका है आप इनका गैप निकाल लीजिए बीच का। ठीक है, पहले तो मैं लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत कम जगह है। 2, 9, 28, 65, 126, ये नहीं पता, 344। ठीक है, इन दोनों के बीच का गैप कितना है आपका 7, इन दोनों के बीच का कितना है 19, इन दोनों के बीच का कितना है आपका 8, 7, 8 दूनी 16, मतलब 7, 3, 37। ठीक है, इन दोनों का गैप कितना है आपका 61। इसका और इसका गैप तो मुझे पता नहीं है। इन दोनों का गैप कितना है 12, इन दोनों का 18, इन दोनों का कितना है 24। देखिए यहाँ 12, 18, 24 का ऐसा सीक्वेंस आ रहा है, तो यहाँ पे भी पक्का क्या होगा आपका 30 होगा। 61 में आप 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 91। 126 में 91 जोड़ेंगे आप कितना हो जाएगा 12 और 9 21, 6 और 1 7, 217। तो बहुत इजी क्वेश्चन, 217 आंसर आ गया। फिर कभी भी आपको इसमें अगर डायरेक्ट लॉजिक पता लग जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। कभी आपको डायरेक्ट पता नहीं लगता तो आप ऐसा एक चेन टाइप बना लीजिए। पहले डिफरेंस निकाल लीजिए सबका, फिर उनके डिफरेंस का डिफरेंस निकाल लीजिए, फिर डिफरेंस का डिफरेंस निकालिए, तो कोई ना कोई लॉजिक ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और फिर उसी से आप नीचे से ऊपर चलते जाएं तो आपको ऑटोमेटिक आंसर पता लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 7 में 5 जोड़ा है, तो पहले क्या हुआ आपका +5, 7, 5, 12, 12 में क्या जोड़ा है +7, 12 और 7 19। अब 19 में या तो +9 जोड़ा होगा अगर 2 का गैप चलता आ रहा होगा, अगर या फिर 19 में आपका क्या 11 भी जोड़ा जा सकता है। क्यों क्यों क्योंकि देखिए 9 अगर 2 का गैप चलता जा रहा होगा तो 9 रहेगा, लेकिन अगर ये प्राइम नंबर चलते जा रहे होंगे तो फिर 11 आएगा अगला, क्योंकि 5 और 7 प्राइम है। तो अपन चेक कर लेते हैं 19 और 9 कितने होंगे 28। तो 28 के बाद प्लस अगली संख्या में 11 जोड़ के कितना आना चाहिए, जो लास्ट की दी हुई 39 होना चाहिए। यहाँ वही दी हुई है, तो इसी का मतलब क्या है वो 2 का सिक्वेंस ले रहा है, 2 गैप कर करके बढ़ा रहे थे, 5 7 अगला 9 है। और अगर मान लीजिए 11 होता तो कुछ आपका 11 होता 30 आ जाता, फिर 30 में अगली प्राइम नंबर क्या आता, मतलब प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, तो अगला आता आपका क्या, अगला आपका क्या आता 33। तो फिर अगर यहाँ 43 कितना 13 जोड़ते हैं आप तो, हाँ सॉरी 33 आता, 43 आता सॉरी 43। तो यहाँ पे 39 का अगर 43 लिखा होता तो फिर अपन को 11 के साथ जाना पड़ता, मतलब कि किसके साथ 30 के साथ। तो यू विल हैव टू चेक द ऑप्शंस। अब ये है 1 2, 1 का स्क्वायर +0, ऐसा भी हो सकता है। देखिए चलो चेक कर लेते हैं अपन। 1 2 5 10 17 26, यहाँ पे गैप कितने का 1 का, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 7 का, यहाँ पे
7, 9 का, तो ये तो सिंपल सा ही, अगला कितने का गैप होगा, 11 का, तो 26 में 11 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 37। तो कोई चिंता की बात नहीं। देखिए यहाँ पे जरूरी नहीं है लॉजिक हमेशा यही लगे कि दोनों में एक एक का गैप सेम हो, कुछ भी लॉजिक लग सकता है, तो गैप सेम हो सकते हैं, या फिर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो सभी में, या मल्टीप्लाई प्लस कुछ करके हो रहा हो, जैसे कि 1, या फिर ये भी हो सकता था यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू 1 आ गया, फिर 1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2 आ गया, 2 का स्क्वायर प्लस 1 5 आ गया, लेकिन वो चेक करना पड़ेगा आपको, तो इसीलिए थोड़ी प्रैक्टिस में बहुत जरूरी है। ये सब क्वेश्चन आपके जीके के। नीचे दी गई श्रृंखला में उसको ओड नंबर चाटना जो भी इसमें गलती से आ गया। देखिए ठीक है, अब चेक करते हैं अपन, इसमें कितने का गैप है, 2 का, इसमें 1 का, 2 3, देखिए यहाँ पे अलग ही समझ में आ रहा है, 6 में 3 जोड़ा, नहीं नहीं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ सकता है। अच्छा देखिए दुगना होता है यार, 3 दूनी 6, फिर 6 में 1.5 का गुणा हो रहा है, 9, 9 में 2 का गुणा हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, 0.5 का मल्टीप्लाई, फिर 1 का, फिर 1.5 का, फिर 2 का, फिर 2.5 का, फिर 3 का। तो यहाँ पे देखिए 2 में 1.5 का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, 3, 3 में 2 का गुणा 6, 6 में 1.5 9, 9 में 2 का गुणा हुआ 18, 18 में 1.5 27, 27 में 2 का गुणा हुआ 24, मतलब कि सीक्वेंस चलता आ रहा है 1.5 एंड 2, वो भी बिल्कुल एक ऑल्टरनेट। तो यहाँ पे अगर 2 में 1.5 का गुणा हुआ तो इससे पहले 1 का गुणा होना, तो यहाँ पे 0 की जगह 1 होना था ना, क्योंकि 1 में जब मैं 1 का गुणा करता तभी तो, 1 में मैं 2 का गुणा करता तभी तो 2 आता, क्योंकि पहले 2 आया, फिर 1.5 का गुणा किया, फिर 2 का गुणा करेंगे, फिर 1.5 का गुणा करेंगे, इस तरीके से सीक्वेंस चलेगा आपका। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्यों, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पहले लगा चुका हूँ, अब जिस टाइप का क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आता है, जैसे आपने अभी क्वेश्चन देख लिया, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये जरूर क्लिक करेगा कि पहले मैं गैप देख लूँ, गैप से मेरा क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा तो फिर मैं स्क्वायर या फिर इवन नंबर, ओड नंबर या फिर प्राइम नंबर देख लूँ, तब भी कुछ नहीं बन रहा है, तो फिर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक ये लॉजिक भी आएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है 2 1.5 2 1.5 इस टाइप से कुछ गुणा हो रहा, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है।